बेनजीर, सॉरी। सो जो ये चीजें ना ये ज्यादा जरूरी हैं कि 4 साल आपकी ट्रेनिंग के जो हैं उसमें आपको एक सीक्वेंशियल वे में चलना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। जैसे मैं हर एक को कहता हूं कि जी पहले 1 साल में आप अपनी ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री पढ़ डालें। उसकी रीजन ये नहीं है कि हम आपको जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, उसकी रीजन ये है कि हम आपको फेमिलियराइज कराना चाहते हैं कि साइकाइट्री में सिर्फ वो चीजें नहीं आ रही जो आप आउटडोर में बैठ के मरीज देख लेते हैं। कैसे आपको फिनोमिनोलॉजी के बारे में असेस करना है, फिनोमिनोलॉजी में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि मेरे उस्ताद क्या करते थे कि आंखें बंद करो और मरीज की आवाज में वो मौसीकी सुनो जो तुम्हें डायग्नोसिस और मैनेजमेंट तक ले जाए। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल टू एवरीवन, जस्ट शट योर आईज एंड लिसन टू द पेशेंट एंड गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट। आज भी एक पेशेंट मैं देख रहा था, मेरे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। वो आया, पेशेंट बैठा है, न्यूरोसर्जन ने उस पेशेंट को देखा हुआ है और उसको एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बना के ईस्टेलोप्राम दी हुई है। पेशेंट को क्लियरली आई कांटेक्ट स्टैब्लिश नहीं हो रहा, उसको नेगेटिविज्म है, उसको एम्बिवलेंस है, उसको एम्बिटेंडेंस नजर आ रही है, वो बात करने को तैयार नहीं है, उसको पैरानॉइड सिम्टम्स है और मिस कर। सो खैर वो न्यूरोलॉजिस्ट थे या न्यूरोसर्जन थे इसलिए उन्होंने मिस किया, बट एक साइकाइट्रिस्ट ये चीज मिस नहीं कर सकता। एग्जामिनर एग्जाम में जब आपके सर पे बैठे होते हैं ना और आपको देख रहे होते हैं, वो सिर्फ ये चीज देख रहे होते हैं कि कोई एक ऐसी चीज जो आपको लीड करती डायग्नोसिस की तरफ, वो आपने मिस तो नहीं कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप पेशेंट की एक समरी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या आपने कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो नहीं मिस कर दिया। और तीसरी चीज कि जो डायग्नोसिस आपने बनाया उसको मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपने जो डिवाइस की वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या मरीज को नॉर्मेलिटी की तरफ ले आएगी कि नहीं। अगर ये कुछ पैरामीटर्स आप कवर करते हैं तो यू आर अ गुड साइकियाट्रिस्ट, और अगर आप ये पैरामीटर्स कवर नहीं करते देन यू आर अ बैड साइकियाट्रिस्ट। और हम एग्जाम में एज ए एग्जामिनर सिर्फ यही चीज असेस कर रहे होते हैं। मैं ये चीज नहीं असेस कर रहा कि जी थर्ड लाइन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस मूड्सले और एनी अदर क्या होगी। अब थर्ड लाइन पे पास और फेल नहीं हो सकता, थर्ड लाइन पे गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। पास और फेल फर्स्ट लाइन पे डिसाइड होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके एलिया, सॉरी मैं डिस्क्राइब करना शुरू हो गया, स्टार्ट करें। So should I start? बिल्कुल शुरू Okay. करो, मैं बता पेन पकड़ लूं। गो अहेड। This is a case summary of my patient. She is a 30-year-old married female, mother of a 4-year-old son. She has done graduation in arts. She is a housewife, resident of Orangi Town, OPD with the following complaints of low mood, crying spells, and poor appetite for 2 years, worrying thoughts, fear of unknown for 2 months, palpitations with choking and suffocation since 2 days. History of presenting complaint. According to the patient, she was in her usual state of health 2 years back when her younger sister, who was a student in college, passed away after experiencing severe headache. Her case remained undiagnosed. After that, patient has developed persistent low mood, frequent crying spells. She has stopped enjoying her hobbies of stitching clothes and socializing. Her day-to-day routine is performed with difficulty. She feels fatigued all the time, even after getting adequate rest. She socializes, but with very little interest. She feels worthless and hopeless. She is unnecessary all the time. Her sleep has increased. Her appetite has decreased, but she eats 3 times a day to stay functional for her children. She has observed weight loss from loosening of clothes since 2 months. The interest in sexual activity has reduced to only once a month. There has been no change in Sorry, concentration. Her tests are normal. Her concentration has reduced. She's in what?
having any suicidal intent. 2 months back, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा से बोलो। सर अब आ रही है? हाँ जी बेटा, बोलो। ठीक। 2 months back, her husband lost his job in Fire Protection Services Administration. Since then, the severity of above symptoms have increased. Along with that, she has a constant fear of unknown, that something bad is about to happen. She worries a lot for simple things. Her anxiousness has further deteriorated her concentration, and she gets lost in worrisome. For the last 2 days, she's feeling shaky off and very fast. Her hands tremble and for a few minutes she is unable to move with a sense of dying. This happens 2 to 3 times a day. During these episodes, she has been taken twice to the hospital emergency. The record for the treatment is not available. At home, she is forced to lay down and made to drink water. After a few minutes, she gets back to normal. The patient has denied any repeated behavior or rituals. She does not have any recurring obsessive thought. There is no history of elated mood, including it does not have any false or beliefs. She denies having any disturbances in perception in any of the sensory symptoms. Socioeconomic conditions are impaired. Husband is jobless. Parents of the patient provide them for household necessities, and some of the earning comes from the rent of the shop that they own. She does not have any history of substance abuse or forensic. She does not have any forensic history. There is no significant past psychiatric history, past medical history, and surgical history. Family history: she has 7 sisters and 4 brothers. She is fourth in the birth order. One younger sister passed away 2 years back. 2 sisters and one brother is married. All 4 brothers help the father at the grocery shop owned by them. 2 sisters are studying. Elder siblings are have done education till intermediate. Youngest one is in class 9. Mother is a housewife. She is hypertensive, and father is diabetic and hypertensive. There is no psychiatric illness running in the family. However, after the death of their sister, siblings are mostly quiet. Mother is often found crying silently. After marriage, she lives in a joint family system. Her spouse is her caregiver. There are no interpersonal issues running in the family. Personal history: her birth, developmental milestone histories are uneventful. Childhood history is uneventful. She gained menarche at the age of 13 years. Her cycles are regular. She got her last menstrual periods on 17th of April 2022. School education is up till BA. She was an average student. Educational history: she worked for 2 years in a school administration before marriage. She got married 5 years back. There are no premarital or extramarital affairs. In freedom of which she lies according to the cultural requirement. She liked stitching clothes as a hobby. She was religious. She could deal with the stresses without any temperamental issues. Her predominant mood used to be normal. On mental state examination, the lady in her 30s, she was wearing a head scarf. She has a lean build. She was well dressed and camp. She was maintaining eye contact and was comfortable. There were no abnormal motor movement seen. Her mood was low, subjectively and objectively. Her speech was spontaneous, coherent, and relevant, but the tone and volume were low. Thoughts showed no abnormalities in stream and possession. She had depressed cognition. There were no disturbance in perception in all the 5 domains. Cognitive assessment: she had disturbances in the domains of memory, where she had delayed registration, recall, and attention, but she did these tasks when she was given time. Rest of the cognitive assessment was normal. Her judgment and insight were present. On general physical examination, young lady in her 30s with very thin and lean build. Pallor was observable on her hands. Her hands were also sweaty and shaky. Vital showed blood pressure of 100/70. Pulse was 90 beats per minute. Respiratory rate was 15 breaths per minute.
I did thyroid examination, which was unremarkable. Cardiovascular systemic examination was also unremarkable. Etiology. Her predisposing factors showed that the death of her sister. Precipitating factors include husband got unemployed. Her perpetuating factors include that she had not visited any psychiatric services since 2 years. Therefore, there has been no improvement. My differential diagnoses are mixed anxiety and depressive disorder, uh, uh, generalized anxiety disorder, panic attack, double depression, abnormal grief reaction, and hyperthyroidism. In management, I would like to treat the patient on OPD basis, but first I would like to send follow investigation because there are no baseline investigations available with me. These are complete blood profile, urocreatinine electrolyte, ECG, urine DR, LFTs, thyroid profile, vitamin D, and calcium level. I would also like to go for cortisol, serum cortisol, and dexamethasone suppression test. Then I would like to start the patient on tablet escitalopram 5 milligram per day and tablet clonazepam 0.5 milligram per day for twice a week. After 2 weeks, I would taper off clonazepam and increase the dose of escitalopram. If there are any abnormalities in ECG, I would like to do liaison with cardiology. If there are any other abnormalities in CBC, UCs, or any thyroid profile or cortisol, I would like to do liaison with medicine. In psychological intervention, I would like to do assessment with a head scale and Montgomery-Åsberg depression rating scale. I would like to psychoeducate the patient and the family. Then I would like to further go with cognitive behavioral therapy. In social intervention, I would encourage patient to have a good diet, do little bit of exercise, engage in the hobbies she used to like, such as stitching clothes. I would also like to engage the patient and her mother in the grief counseling. Thank you. Okay, एलिया, 2-3 चीजें। एक तो स्पीकर अपने पास कर लो ताकि आवाज ब्रेक ना हो। जी सर। पेपर साइड पे रख दो। अब पहली चीज तो आप ये बताएं कि कितना पेशेंट के साथ टाइम गुजारा था। सर ऑनेस्टली हिस्ट्री मेरी हो गई थी 45 मिनट्स में, बट एग्जामिनेशन के लिए मुझे टाइम लगा। ओके, सो वो उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम जो है उसको देख के चलना। दूसरी पर्सनल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? सर डॉक्टर नदीम इकबाल। ओके, क्योंकि थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन में ओल्ड टच है और थोड़ा सा न्यू टच है, सो इसलिए पूछ रहा था। जी सर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ओल्ड टच क्या है और न्यू टच क्या है, वो आप खुद अपने आप को असेस कर लीजिएगा। मैं अब आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगा। आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया डबल डिप्रेशन, एमडीडी, मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट? यही था ना 4? जी सर। ओके। जी सर। उसकी बहन की 2 साल पहले डेथ हुई। यस सर। आपने ग्रीफ को कहीं डाला ही? Because the symptoms are together with the anxiety symptoms and depressive symptoms, so I combined it with anxiety and depression. अब मुझे एक बात बताएं, एबनॉर्मल ग्रीफ जो है या एक्सटेंडेड ग्रीफ का जो कॉन्सेप्ट है या ग्रीफ रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो स्टेजेस हैं, अगर हम बात करना चाहें इस पेशेंट से, तो आपके ख्याल में ये किस स्टेज पे है? क्या वो रिजॉल्व हो गया है? सर है तो ये अगर उस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड स्टेज पे है, बिकॉज शी हैड द एक्सेप्टेंस के अच्छा डेथ हो गई है एंड आई हैव टू मूव ऑन, बट सम ऑफ द ग्रीफ सिम्टम्स आर स्टिल देयर। अब देखो, आप खुद मेंशन कर रहे हो कि थर्ड स्टेज में, फिर आपने ग्रीफ रिएक्शन को क्यों नहीं डाला?
Yes, sir, my mistake. I should have added this गुड। section. अच्छा, सो ग्रीफ के बारे में कंसिडरेशन में जरूर डालें। अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसकी बहन का, उसकी माँ का, उसके बाप का, किसी का जिक्र करें जिसकी डेथ ऑनसेट के वक्त, ऑनसेट ऑफ द इलनेस के वक्त हुई है, तो ग्रीफ इज वन ऑफ द डिफरेंशियल, बिकॉज ग्रीफ कैन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज। अगर आप ग्रीफ से रिलेटेड किताबें पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि ग्रीफ एक्सट्रीम साइकोटिक स्टेट्स के साथ और माइल्ड एंजाइटी सिम्टम्स के साथ किसी भी पैराडाइम पे प्रेजेंट कर सकता है। सो ग्रीफ आपने इसमें जरूर डालना है, वन ऑफ द डिफरेंशियल्स। और ग्रीफ नहीं होगा तो एग्जामिनर आपको उसमें सवाल पूछेगा मुख्तलिफ। फिर आपने बात की कि शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जब आपने डिप्रेशन की बात की तो क्या आपने गिल्ट फीलिंग्स, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या वर्थलेसनेस या लो सेल्फ एस्टीम, इनमें से किसी सिम्टम्स को एलिसिट किया? यस सर, ये मैंने HPC में मेंशन किया था कि शी वाज फीलिंग होपलेस, वर्थलेस, अननेसेसरी गिल्ट। सो मेंटल स्टेट में तो मेंशन नहीं किया था। नहीं सर, मेंटल स्टेट में नहीं किया मैंने। आपने मेंटल स्टेट में कहा नो डिल्यूजन्स। जी सर। सो अगर गिल्ट फीलिंग्स हैं तो क्या वो डिल्यूजनल इंटेंसिटी की थी, या वर्थलेसनेस है तो क्या वो डिल्यूजनल इंटेंसिटी का था? सर बिल्कुल फर्म नहीं था। शी वाज फीलिंग गिल्ट बट इट वाज लाइक इजीली शेकेबल कि नहीं हो, अपने बच्चे के लिए मूव ऑन करना है, अब जो हो गया सो हो गया। तो Okay. Any history of substance given abuse? the thought, but she was not completely blaming herself for her sister's death. Agreed. हो Sorry गया? sir. नहीं, हो गया। Any history sir. of substance abuse? No sir. No sir. Explicitly mention करना है आपने। There is no history of substance abuse, even if it is there or it is not there. वो भूलना नहीं है। आपने जी सर। एक बताया हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि उसको स्वेटिंग हो जी रही सर। थी। क्या थायराइड के, हाइपरथायराइडिज्म के डायग्नोसिस में फेवरेबल कोई और एग्जामिनेशन जाता है? Sir, I did on hand examination. There were fine tremors and her hands were sweaty. Conjunctiva, I could have seen redness as well, but there was no redness available. So only two of the signs which were in the favor of hyperthyroidism were her palpitations, tremors, and her स्वेटिंग, sweatiness. स्वेटी हैंड्स थे, फाइन ट्रेमर्स थे और पैल्पिटेशंस थी। तीन चीजें उसके फेवर में जा रही हैं। ओके, सो अगर ये हाइपरथायराइडिज्म है या थायरोटॉक्सिकोसिस है, तो फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? फिर तो एंजाइटी सिम्टम्स प्रोमिनेंट होने चाहिए। Sir, initially they were depressive symptom, because for then after 2 months, for 2 weeks she had started having anxiety symptoms as well, which I mentioned in the presenting complaint, that she started having worrisome thoughts. She was having palpitations all the time, and she was having fear of unknown. ओके, जब आप फियर ऑफ अननोन की बात करते, चले इसके बारे में बाद में बात करेंगे अगर टाइम मिला तो। सो आपके डायग्नोसिस में आपने एक लफ्ज मेंशन किया, डबल डिप्रेशन। यस सर। डबल डिप्रेशन क्या ICD-10 और DSM-5 या 4 में कहीं है? नो सर। तो फिर क्यों बोला? Sir, no, I should not have mentioned that. But there is a concept of double depression with dysthymia, so I thought. अनफॉर्चुनेटली कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो थ्योरेटिकली हम सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हम एग्जाम में बोल नहीं सकते। सो अगर डिस्थाइमिया और डिप्रेशन मिल जाएं तो उसको डबल डिप्रेशन बोलते हैं, लेकिन डबल डिप्रेशन वी वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट अकॉर्डिंग टू ICD-10 अगर आप वो यूज कर रही हैं। Okay, sir.
और DSM-5 कर रही है तब भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि DSM-5 में भी डबल डिप्रेशन का ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है अब सर। आपने मुझे कहा कि एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि 2 साल की हिस्ट्री से प्रेजेंट कर रही है। आपका डायग्नोसिस जो है वो डेफिनेटली एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ या एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहा है। सो मैं भी मजीद उसके बारे में नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, do you think this depression is mild to moderate or moderate to severe? This is mild to moderate. Okay, mild to moderate major depressive disorder में what are the treatment recommendations? अब थोड़ा सा so we should start the patient with low dose SSRI, and along with that we should start the psychological intervention. Mostly CBT is preferable according to NICE guideline. ओके, आप CBT करेंगे या SSRIs देंगे? Why low dose of SSRI? ये लो डोज ऑफ SSRI और हाई डोज ऑफ SSRI क्या होता है? एंटीबायोटिक आप देते हैं मॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे या QID डोजेज है। ये SSRI लो डोज और हाई डोज क्या होता है? Sir, by low dose I meant because this is the first time patient is presenting and I don't know how she will ये कॉन्सेप्ट है लो डोज ऑफ SSRI का, मुझे आज तक जिंदगी में समझ नहीं आया, क्योंकि डोज SSRI की डोज होती है, वो एक थेराप्यूटिक रेंज अवेलेबल है। लाइक फ्लूऑक्सीटीन में हम 20 to 80 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, ईस्टालोप्राम में हम 5 से 20 मिलीग्राम अब तो 40 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, वर्टॉक्सीटीन में हम 10 से 30 मिलीग्राम दे सकते हैं, सर्टलिन हम 100 से 450 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। आप किस लो डोज की बात कर रहे हैं? Sir, if I'm starting her, for example, in my case, I started the patient with escitalopram. So my low dose will be 5 milligram, which is the starting dose. अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 5 मिलीग्राम स्टार्टिंग डोज है? रेफरेंस दो मुझे। नहीं लिखा हो, कहीं मुझे निकाल के दिखाओ। एनी वन ऑफ यू भाई खोलो मोज़ले, देखो कि उसमें स्टार्टिंग डोज ऑफ ईस्टालोप्राम क्या है। लो मैं निकाल। सर मिनिमम इफेक्टिव डोज तो 10 ही है। नहीं, मिनिमम इफेक्टिव डोज की बात ना करो, स्टार्टिंग डोज की बात करो। स्टार्टिंग डोज क्या है? किसी भी गाइडलाइन को निकाल लो और स्टार्टिंग डोज ऑफ ईस्टालोप्राम बताओ क्या है। मिनिमम थेराप्यूटिक डोज 10 मिलीग्राम से। कहाँ लिखा हुआ है? नोट्स लेने। स्टार्टिंग डोज इज 10 मिलीग्राम। ये ईस्टालोप्राम 5 मिलीग्राम जीपी वाली डोज अगर तुम में से किसी साइकियाट्रिस्ट ने बोली तो मैं उसकी FCPS खींच लूंगा। सर 5 मिलीग्राम ईस्टालोप्राम कोई डोज नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है। तमाम थेराप्यूटिक जो गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं स्टार्टिंग डोज ऑफ ईस्टालोप्राम 10 मिलीग्राम could be pushed up to 20 milligrams within a week of starting dose. Within a week of starting dose. So escitalopram की dose is 20 milligrams per day in major depressive disorder and GAD if you really want to prescribe it. 5 मिलीग्राम अगर बोला किसी ने, उसकी डिग्री वापस कर लेंगे। हमारे वो साइकियाट्रिस्ट जो 5 मिलीग्राम escitalopram देते हैं, मैं उनको साइकियाट्रिस्ट ही मानता। आई एम सॉरी टू से, ये मेरी गलती है, लेकिन we go by books, we go by references, we go by scientific literature, and science says escitalopram की dose starting 10 milligram can be pushed up to 20 within a week. अगर GP amoxicillin 500 मिलीग्राम TID दे सकता है तो आप डिस्पेंसर बन के amoxicillin 500 मिलीग्राम OD नहीं लिखेंगे,
क्योंकि फिर उसका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा, वो क्रॉनिक हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन को सही तरह ट्रीट करना है तो थेरेप्यूटिक डोजेज देनी है। सो वापस आए अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ। आपने कहा सीबीटी जो है उसका रोल है, एसएसआरआई का रोल है, ठीक है। जी सर। अगर मैं इसको डायग्नोसिस में एमडीडी लेता हूं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फर्स्ट लाइन कौन सी 3 साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं जो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंडिकेटेड है? सर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ओके, एंड साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। ये थर्ड लाइन में है, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी। फर्स्ट लाइन की बात कर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मैं फर्स्ट लाइन में 3 साइकोथेरेपीज कौन कौन सी? सॉरी आई कांट रिकॉल। कोई बात नहीं, बेनजीर अनम्यूट करो अपने आप को, एलिया की हेल्प करो। गायब होगी बेनजीर, अब सवाल का जवाब नहीं देना तो गायब हो जाएगी। ओके, फर्स्ट लाइन हाँ बताओ, 3 साइकोथेरेपीज फर्स्ट लाइन। सर उसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है, और सर कॉग्निटिव डिप्रेशन की पूछ रहे हैं ना सर आप? हाँ, फर्स्ट लाइन पूछ रहे हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और दूसरी इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी सर। इंटरपर्सनल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दूसरी इंटरपर्सनल थेरेपी, बिहेवियरल एक्टिवेशन एक्टिवेशन थेरेपीज। सो आप याद रखना 3 साइकोथेरेपीज फर्स्ट लाइन है एमडीडी की ट्रीटमेंट में, सीबीटी, आईपीटी एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपीज। सेकंड लाइन में माइंडफुलनेस आता है, इंटरनेट ओरिएंटेड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज आती हैं, शॉर्ट टर्म बिल्कुल, और उसमें फिर बिब्लियोथेरेपी आती है, माइंडफुलनेस आती है, वगैरह वगैरह। और थर्ड लाइन में साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी आती है। सो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी अब साइंटिफिक लिटरेचर के हिसाब से थर्ड लाइन है। एलिया, आईपीटी आती है? सर जो बिहेवियरल एक्टिवेशन है, उसको बोलने तो इससे मैंने पूछा है, सारे बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। एलिया, आईपीटी आती है? जी आईपीटी में माइंड में तो था, मैं कंफर्म नहीं थी तो मैंने बोला नहीं सर। अच्छा, रिलैक्स होके जवाब देना। आईपीटी के 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर जवाब ना आए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, इसको पढ़ना है। 4 कंपोनेंट्स ऑफ आईपीटी कौन बताएगा? एनीबडी? शाबाश, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। ये 500 रुपए सर तो नहीं याद मुझे। 500 रुपए दूंगा जो बताएगा मुझे 4 कंपोनेंट्स ऑफ आईपीटी। The role transition, role dispute, bereavement, loss and interpersonal. ये कौन है? ठहर इसको बोलने दो। हाँ बोलो, नाम बोलो पहले अपना। Sir, I am Dr. Naima from Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. क्या So बात there है? are four components of interpersonal therapy: role transition, role dispute, interpersonal deficits, and loss or bereavement. वाह, ये 500 रुपए तुम्हारे हुए, ये तुमने मुझसे लेने हैं हर सूरत में। वेरी गुड। सो 4 कंपोनेंट्स हैं आईपीटी के: ग्रीफ, इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, interpersonal activation and role transition।
और ये साइंटिफिकली लिटरेचर जो रिसेंट है वो आईपीटी को एमडीडी में एक्नॉलेज करता है और इसके मेजर बेनिफिट्स अब वो रिसर्च पेपर्स के हिसाब से आ रहे हैं। एलिया, कमिंग बैक टू यू, आ जाऊं वापस। डिप्रेशन से रिलेटेड सवाल है। Can you recommend exercise as monotherapy in the treatment of major depressive disorder? Yes, sir, we can. सवाल समझ आया? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में Yes, sir, we can. एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं किस जगह पे? सर आपने पूछा कि कैन वी रिकमेंड एक्सरसाइज? हाँ सर एक्चुअली मैं मॉम में हूँ तो बाकी फैमिली के साथ तो मुझे प्रेजेंट कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मत घबराओ। Exercise is recommended as a first-line treatment option in patients with major depressive disorder suffering from mild to moderate intensity. Okay? आखिरी सवाल। No, sir, it's not the first line. Yes, sir. First line in mild to moderate cases. आखिरी सवाल। जो सवाल का जवाब देगा, मेरे पास 500 रुपए तो चले गए, वो तो ले गई, 100 मैं उसको क्या दूंगा। अच्छा अगला सवाल मेरा ये है कि गिव मी द सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। सॉरी, चलो इसको चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ हर्बल थेरेपी का बड़ा रिवाज है, बड़े डॉक्टर्स देते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हर्बल थेरेपी में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन एक एक दबाव तीनों का कौन देगा? माहम का हाथ खड़ा हुआ। Maham Irfan, you wanted to say something? Maham? No? Okay. Anybody who can respond to my question? अब सारे इंटरनेट ना देखना, सारे छुप के बैठे हो, सामने तो कोई आता नहीं है, छुप के इंटरनेट देखो। My apologies, sir. That was a mistake. My apologies. No worries. कौन जवाब देगा मुझे? इंटरनेट देख लो, चलो इंटरनेट देख के जवाब दे दो। MDD में हर्बल थेरेपीज, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। यस सर, यस सर। बोलो बोलो सर ये St. John Wort सर। St. John Wort is first line in mild to moderate cases of major depressive disorder, but we usually don't prescribe it because of its severe serotonergic syndrome. However, it can be given as an augmentation therapy in cases where it is needed. Second line कौन सी है? ट्रिप्टोफैन सर, जैसे ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन थर्ड लाइन है। सेकंड लाइन कौन सी है? और जिंको बिलोबा। हाँ, जिंको बायोलोबा जिक्र नहीं है। सेकंड लाइन में ओमेगा 3 और सैम ई है। ओमेगा 3 और सैम ई सेकेंड लाइन है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दिए जा सकते हैं। और थर्ड लाइन में एल आर्जिनिन, एल कार्निटीन, सैफ्रॉन, लेवेंडर और रोज रूट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। याद रखना आप सारे, ठीक है? ठीक है सर। एलिया जी सर। सिर्फ वो चीजें यूज करो जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जी सर। पहले इंप्रेशन में ग्रीफ का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, बहन की डेथ हुई है, सो कॉमन थिंग्स फर्स्ट। ग्रीफ के बाद सेकंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनेगा, दैट इज सेकंड और थर्ड। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में फॉल कर रहा है। और मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी में SSRI की डोज थेराप्यूटिक रेंज में देनी है। So starting fluoxetine 20 milligrams per day and pushing it up to 60 milligrams per day in next 6 to 8 weeks time, monitoring regularly. Or giving paroxetine
12.5 milligrams and pushing it up to 50 milligrams per day in next 3 to 6 weeks time to get the therapeutic desired levels. So जो दवाई देनी है प्रॉपर देनी है, ये हकीमों वाली दवाई नहीं देनी कि मैं माजून बना के खिला दूंगा. I don't believe in that and don't believe yourself as well. Therapeutically वो रिकमेंड करो जो गाइडलाइंस में मेंशन है. Lastly, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपका केस ठीक है, फ्लो में जा रहा है, लेकिन आखिर में आके जो बातें आपने की हैं ऑफ द रिकॉर्ड उसको मैं थोड़ा सा निगेट करूंगा. जैसे डबल डिप्रेशन की बात की, यस किताबों में मेंशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबों में मेंशन नहीं है. डबल डिप्रेशन को प्रूफ करना कि ये पेशेंट 2 साल से डिस्थाइमिक था और अब इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एपिसोड हो गया है, कैसे साबित करोगे? में 45 मिनट में मुसीबत पड़ जाएगी. पहले तो ये साबित करना कि इसको डिस्थाइमिया था, फिर ये साबित करना कि अब वो प्रेसिपिटेट होके एमडीडी में कन्वर्ट हो गया. ये तो वो बात है कि आ बैल मुझे मार, पर सारा वाइवा डबल डिप्रेशन के ऊपर हो जाना है और एग्जामिनर ने रगड़ के साइड पे रख देना. डोंट गो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. Simple, straightforward. Major depressive disorder, grief disorder reaction or extended grief reaction और तीसरा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर. जिंदगी में उसके बेशुमार मसाइल हैं. एक बहन की डेथ हो गई है, खावन बेरोजगार है, भाई काम कर रहे हैं, बहनें बेशुमार गैर शादीशुदा बैठी हुई हैं, घर में रहती है, घर के कामकाज करती है, एक बच्चा. आपने कहा चिल्ड्रन नहीं है, चाइल्ड है, एक बच्चा है 4 साल का, उसको लुक आफ्टर करना है, यंग है और घर में इतने सारे मसाइल हैं, किसी को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उसको आइडेंटिफाई करो और उसको हिसाब से प्रोसेस करो और वर्क करो. और ऐसे पेशेंट में साइकोथेरेपीज जो मैंने बताई 3 बेसिक, फर्स्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वो की जा सकती हैं, वो करें. ठीक है, उसके बारे में बात करें, साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें और अगेन अनसाइंटिफिक जर्नल्स की बात मत करें. वहां हाथ नीचे कर दो, मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रहा है. आई कैन नॉट डू इट. ओके, हु विल बी प्रेजेंटिंग नेक्स्ट? गुड एंड बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर जैनब फ्रॉम कराची. आप करोगे प्रेजेंट? डॉक्टर जैनब ने रिक्वेस्ट किया. बिल्कुल ठीक है, जैनब जरूर करें. आई एम रेडी व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट. सर मैं स्टार्ट कर रही हूँ. Sir, I am presenting a case formulation of 18 years old female patient named Manaz, Muslim, daughter of Abdul Sattar. He is uneducated, single, resident of Yusuf Good, admitted in psychiatric ward through OPD 2 days back, brought by family for the purpose of management of her current psychiatric illness. The presenting complaint of my patient is self-talk since 20 days, which was started suddenly, along with irritability and disturbed sleep after some family stressor. In this case, mother's clavicle fracture. Patient negates suicidal and homicidal thoughts. Patient also negate low mood, auditory hallucination, persecutory ideas, delusion, first time Schneider symptoms. She negate grandiose ideas, thoughts. The only thing which she was reported that history of head injury 4 or 5 years back, which was not significant. There is no history of prolonged febrile illness, epilepsy reported by the patient, no significant past surgical history. Her past psychiatric history was significant. She was taking psychotropics since 2017. She was admitted 2 times previously in psychiatric hospitals for management purpose, first in 2017 and second in 2019. Both times her illness. कौन है, भाई है बहन? सॉरी सर, ये भाई है? नहीं सर, बहन. बहन है. ओके, सॉरी, मैं वो थोड़ा सा मिस कर गया. ओके, गो अहेड. Both times her illness characterized by irritability and anger outburst. She showed response to treatment during both of her admission. Her treatment history reveals that she is taking tablet risperidone 4 mg half HS and Tegral 200 mg BD.
Her family history reveals that there are total 5 siblings. There are 2 brothers and 3 sisters. Patient is youngest among them. Her mother is alive. Her father died 5 years back. There is no history of psychiatric illness present in the family. There is only one earner in the family, that is elder brother. Financial instability is present. So her personal history reveals very limited information, like no use of substance use and regular menstrual cycle that was reported by the patient. Forensic history is not present. So again, because of the non-cooperative behavior of the patient, I was unable to elicit the pre-morbid personality. During the general physical examination, it reveals the pallor with poor oral hygiene. Other than that, the systemic inquiry is unremarkable. Now coming to mental state examination, she's a young age female of average height and apparently looking overweight. She was sitting not comfortably. She was not well kempt. She has been observed mumbling and talking to herself repetitively during the interview and in MSc. She is not making and maintaining eye contact. Her behavior was not cooperative. At the mid of the interview, she walked away due to uh, due to suspicion. She had to counsel and reassured. Then after 5 to 10 minutes, she agreed to proceed the interview. She was not making and maintaining eye contact. Her behavior seemed indifferent to my question. Her speech was relevant and coherent. Tone was normal, but uh, content of the speech was very restricted. Her mood was subjectively and objectively was irritable. I would say her effect was incongruent as well, because in some of the sensitive questions, she smiled inappropriately. Again, I was not able to elicit the thought disturbance. I was not able to elicit the perceptual disturbance, suicidal thoughts. Um, while on cognitive assessment, her attention and concentration was decreased. Her registration was intact, but her recall was impaired. Her judgment and abstract thinking was impaired. She was oriented to time, place, and person, but her insight was absent. But on the basis of my history and my mental state examination, after excluding organicity and substance use, my working diagnosis is schizophrenia. The points in favor which I found during the majorly during the mental state examination and in history, that is age of onset, lack of insight, incongruency, the mumbling and hallucinatory behavior which was observed in MSc, incongruent effect which was observed in MSc. Points again, that is it seems to be episodically, like he was admitted in 2017 and again in 2019. The time interval between these two periods, he was fine. He was not having any symptoms at that time. And the second point, which was against, that is absence of family psychiatric illness in family. I have only one differential, that is bipolar affective disorder. The point in favor which I get it, that is age of onset, again the episodic illness, and marked irritability and anger outburst. Points in against, that is no history of past clinical symptoms of elated mood or significantly low mood, or no history of psychiatric illness in the family. So coming to etiology, I would say that both on the history and mental state examination, the predisposing factors are that she is female, her age of onset, and precipitating factors maybe her mother got injured, she got fracture of her clavicle. After that, he developed the current symptoms for last 20 days.
perpetuating factors could be the financial instability of the family, of her family. So coming to management, I would like to admit the patient and manage according to biopsychosocial approach. My immediate concern would be providing her safe ward environment. I would like to take a collateral account from family and other carers to exclude or to rule out organicity or to exclude other psychiatric disorders. I will also try to do a serial MSc if patient seems communicative after some time. I would also like to send her baseline investigations like CBC, UC, viral markers, PTINR. Seeing the fact that patient is apparently looking overweight, I would also like to send lipid profile, HbA1c, FBS, and RBS to rule out metabolic symptoms or syndrome. I would also like to send advice. I would also like to do his CT and MRI to rule out organicity because the patient had history of head injury, although it was not significant, but again to rule out is very important. Again, the patient is taking Tegral, so I would also like to rule out the epilepsy. So I would also like to send his EEG. In treatment, I will discuss with the patient and their carers regarding the choice of medication. I will explain the risk and benefits of medication they are currently taking. I would also like to give the option of switching to another antipsychotic. Like in this case, I would like to start aripiprazole in this patient. I would also like to explain the risk and benefits of taking mood stabilizer, particularly in this reproductive age of the patient. In psychological assessment, I would like to use standardized scale to measure the severity of the symptoms or to measure the response of treatment. Particularly in this case, I would like to apply PANS, and I would apply the serial application of PANS. I would also like to psychoeducate the carers. I will assess any high express emotion is present in the family members. I will adjust their expectations. I will also liaison with psychologist. After her clinical symptoms got better, patient becomes communicative and more cooperative to assess her personality and intellectual assessment. I would also like to liaison with occupational therapists to enroll the patient in occupational therapy to maximize her functionality. So prognosis in this case, the short-term prognosis seems good क्योंकि patient हमारे पास admit है, हम उसको monitor कर रहे हैं, हम dose को भी optimize करके response देख सकते हैं, हम side effects को भी monitor कर सकते हैं, हम through psychoeducation जो family है उसकी भी therapy कर सकते हैं, but long term में like in this case premorbid functioning इतनी बेहतर नहीं है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, तो सोशल सपोर्ट में भी अच्छा ना हो, तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि रन टुवर्ड्स अनफेवरेबल फैक्टर्स की तरफ जा सकते हैं. आपने 22 मिनट लिए हैं प्रेजेंट करने में, हिस्ट्री लेने में कितना टाइम लिया था? सर 45 मिनट्स में हिस्ट्री एग्जामिनेशन एमएससी सब हो गई. हो गया था? अच्छा, जी सर हो गया. बताने में 22 मिनट क्यों लगे, वो 15 मिनट में क्यों नहीं खत्म हो गए? हाँ सर ये आ रहा है, यही मसला आ रहा है कि फॉर्मुलेशन लिखने में. नाम बताओ अपना. सर डॉक्टर ज़ैनब शेर. ज़ैनब, सांस क्यों फूल रहा है? नहीं सर, एंजाइटी है. सांस क्यों फूल रहा है? आराम से, तसल्ली से, कोई तुम्हारे पीछे थोड़ी भाग रहा है, आराम से. इतने इमोशनल होके प्रेजेंट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स होके प्रेजेंट करो.
सांस फूलेगा, एग्जामिनर कहेगा ये तो पहले ही हफीवी है, डोंट गो फॉर इट। सो बेटा ये ध्यान रखो आराम से, ठीक है, डोंट पैनिक, डोंट वरी, रिलैक्स। अब मैं सवालात पूछ रहा हूं, पूछूं? जी सर। ओके, आपने कहा कि पेशेंट सेल्फ टॉकिंग के साथ आई और इंटरव्यू के दौरान 10 मिनट के लिए बाहर चली गई और फिर आप वापस उसको इंटरव्यू के लिए लेकर आए, राइट? जी सर। और वो दवाई खा रही है रिस्पेरिडोन 2 मिलीग्राम। जी सर। ओके, कैन यू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि वो चली क्यों गई और फिर जब वो एक तो फिर वो दवाई 2 मिलीग्राम रिस्पेरिडोन कब से खा रही है? Sir, she was taking antipsychotics since 2017. सो जब वो 16 साल की थी, जी 15 साल की उम्र से वो एंटीसाइकोटिक खा रही है। जी सर। अभी वो 18 साल की है ना, और 2017 से अगर खा रही है 18 से, तो 3 साल तो हो गए। जी सर। क्या स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट यंग फीमेल्स में 15 साल की उम्र में होता है? सर वेरी अर्ली ऑनसेट में अगर हम रखें तो हो सकता है। हो सकता है, ओके, मान लिया। कार्बामाज़ेपिन एंजाइम इंड्यूसर है, सीरम लेवल्स ऑफ रिस्पेरिडोन को रिड्यूस कर देती है। क्या ये वजह हो सकती है इसके क्रॉनिसिटी ऑफ सिम्टम्स के होने की? यस सर, इट कुड बी। हो सकती है। किस बेवकूफ ने कार्बामाज़ेपिन पे डाला था? सर ओलेंजापिन पे तो ये नहीं रही हैं, रिस्पेरिडोन पे ही रही हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कार्बामाज़ेपिन दे रहे हैं 400 हाँ मिलीग्राम पर डे। यस सर, ये दे रहे हैं। कार्बामाज़ेपिन एंजाइम इंड्यूसर है, रिस्पेरिडोन 2 मिलीग्राम थेराप्यूटिक लेवल पे कभी गई नहीं। क्या उस पेशेंट को ईपीएस हैं? सर राइट नाउ तो नहीं थे, हमने जब एग्जामिनेशन पे देखा तो डोज टोन। रिस्पेरिडोन की बढ़ाई गई। सर क्योंकि अभी इसके एडमिशन को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, तो अभी लाइक कल ये एडमिट हुई थी और आज हमने इसको असेस किया, तो अभी इसकी मेडिकेशन को रिव्यू नहीं किया था। जो ये ओपीडी में लेती हुई आ रही थी, इसको उसी पे रखा हुआ था। वो ओपीडी में भी जिसने दी उसने ठीक तो नहीं किया ना? कि किया ठीक? नहीं सर। उसने ठीक तो नहीं किया ना? यस सर। सो अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। एक तरफ हम एंजाइम इंड्यूसर दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं, सो ये चीजें तो गड़बड़ हो गई, राइट? जी सर। अब मुझे थ्योरेटिकल सवाल है आपके पेशेंट से रिलेटेड। व्हाट स्टेप्स विल यू कंसिडर in apparent ineffectiveness of the medication in a patient of schizophrenia? Can you highlight some of the important factors that you consider in ineffectiveness of the psychotropics in patients of schizophrenia? सर उसमें सबसे पहले तो हम डायग्नोस्टिक रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम एडहेरेंस देखेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, शाबाश, और हम कोई कोमॉर्बिडिटी देखेंगे, ऑर्गेनिसिटी देखेंगे। वेरी गुड। और कंप्लायंस देखेंगे। वेरी गुड, ये तो आपने बता दिया। कंप्लायंस देखेंगे, एडहेरेंस देखेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल पूछूं? जी सर। ओके, क्या इस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया डिक्लेयर कर रहे हैं? सर वी कैन, लेकिन हमें इसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री में सेकेंड एंटीसाइकोटिक का हमने रिस्पांस नहीं देखा। अगर हमें इसकी हिस्ट्री में एक से ज्यादा एंटीसाइकोटिक का पार्शियल या नॉन रिस्पांस मिल रहा होता तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट इसको तो एक दवाई का ट्रायल पूरा नहीं हुआ, तो सेकंड की तो बात ही नहीं आई। यस सर।
आपने रिस्पेरिडॉन का ट्रायल पूरा हो गया? सर थेराप्यूटिक डोज में तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ, इनएडिक्वेट डोज पे हुआ। नहीं हुआ, क्यों बोल रही हो कि सेकंड ट्रायल देखेंगे? हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट में कैसे डाल सकते हैं? एक सिंगल एंटीसाइकोटिक का ट्रायल तो पूरा हुआ नहीं, ऊपर से आपने कार्बामेज़ेपिन दे दी एंजाइम इंड्यूसर, वैसे ही लेवल्स रिड्यूस हो गए रिस्पेरिडॉन के, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? आपके ख्याल में इसको मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पे डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस इलिसिट क्यों नहीं हो रही? क्या वो पार्शियली ट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है? सॉरी सर, क्या ये पार्शियली ट्रीटेड स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है? सर पार्शली ट्रीटेड होता तो ये इसके कम्युनिकेट करता, लाइक हम जो पार्शली ट्रीटेड पेशेंट्स देखते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, वो इतने गार्डेड नहीं होते, वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, ये बहुत गार्डेड। आपको फिर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स क्यों नहीं मिली मेंटल स्टेट में? सेल्फ टॉक तो मिल रही है। पर जब मैं एलिसिट करने की कोशिश करती, मैं पूछती तो वो हर चीज को निगेट कर देती, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में रिपीटेटिवली मम्बलिंग या सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट कर देती। मैं फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती तो वो इरिटेट हो जाती, और फिर इसी दौरान फिर वो उठ के चली यहाँ गई। पे इम्तिहान में ये नहीं बोलना, ठीक है? जी सर। इम्तिहान में बोलना है कि yes, it could be a partially treated schizophrenia. She is receiving 2 milligram of risperidone, so maybe the hallucinations and the delusions are addressed, but the negative symptoms are still persisting. The oddity of behavior is still persisting. So I have to reassess, जैसे आपने कहा, serial mental state examination, hospitalization, differential diagnosis को assess करना, वो सारा करूंगी, उस पे stick करो, अपनी स्टेटमेंट ना बदलना। ठीक है सर। क्लोज़ेपिन के कॉमन साइड इफेक्ट्स और अनकॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सर कॉमन साइड इफेक्ट्स में टेकिकार्डिया, ऑटोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपरस्लाइवेशन, और अनकॉमन में थ्रोम्बो एग्रैनुलोसाइटोसिस, मायोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एग्रेनुलोसाइटोसिस कितने परसेंट पेशेंट्स में रिपोर्टेड है विद क्लोज़ेपिन? 2.7%। 2.7%, ये तो बहुत हाई है। 0.8 to 1.2%। हाँ सर सॉरी, वो मैं 100 में से 3, 1000 में से 3 को होता है, 1000 में से 3 होता है, 0.8%, सो काफी लो है। अच्छा, अगर सपोजिटली मैंने किसी को क्लोज़ेपिन शुरू करानी है तो क्या क्या चीजें मैं असेस करूंगा? सर हम एक तो बेसलाइन देखेंगे, हम ईईजी देखेंगे, ईसीजी देखेंगे, प्लस लिपिड प्रोफाइल, हाइट, वेट, बीएमआई, सर बीएमआई क्यों देखेंगे? क्योंकि सर क्लोज़अपिन जो है वो वेट गेन कराता है बिकॉज ऑफ द सेरोटोनर्जिक एंड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट हो रहा होता है वाटर रिटेंशन की वजह से। ओवरऑल जो है सिंड्रोम में कोई भी शख्स जब एंटीसाइकोटिक ले रहा होता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कितने अरसे में आपको असेस करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसिंग पेशेंट्स विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी? इनिशियली तो हम बेस लाइन करते हैं, देन फिर हम 3 मंथ्स पे करते हैं, और फिर हम 6 मंथ्स पे करते हैं, और उसके बाद तो सर हम एनुअली करते हैं। गुड, शाबाश। अगेन, सांस नहीं फूलना चाहिए। सेकेंड, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ठीक हो, सारी चीजें ठीक बोल रही हो, लेकिन बात फिर वही है, कुछ चीजें अनफॉर्चुनेटली जो एक्चुअली हम क्लिनिकली करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लाइक कार्बामेज़ेपिन हम रिस्पेरिडॉन के साथ यूजुअली नहीं देते, किसी गाइडलाइन में भी मेंशन नहीं है। सच स्किज़ोफ्रेनिया की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में रिस्पेरिडॉन है 2 से 6 मिलीग्राम पर डे तक, या मैक्सिमम टॉलरेबल डोज तक लेके जा सकते हैं। किसी जमाने में रिस्पेरिडॉन 12 मिलीग्राम तक भी जाती थी, अब आमतौर पे हम 6 से 8 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाते। पेलिपेरिडॉन मार्केट में अवेलेबल है, रिलेटिवली सेफ है, 3 से 12 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। वैसे तो यार हम यहाँ पे
पेलिपेरिडॉन डैपो इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को, विच कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। और ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे जैसे जो इसके साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं, पुअर बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल जो है वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फिर और ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो कीप इट अप, कीप प्रैक्टिसिंग। और इम्तिहान की डेट आई? नहीं सर, अभी तो थ्योरी का भी रिजल्ट नहीं आया। ओए ओए ओए, अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगले हफ्ते हम फिर मिल के तैयारी कर लेंगे, क्यों? थैंक यू सर। एलिया, मैंने अगर कुछ ज्यादा गलत सवाल पूछे हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू डिड वेल। एग्जामिनर जो है ना, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, वो गंदा ही होगा, क्योंकि वो आपको गंदा करेगा। आपने उधर से बच के निकलना है। सो यू डिड वेल। बाकी फंसाना मेरा काम था। मेरा काम था कि मैं फंसाऊं, सवाल पूछूं, ताकि तुम लोग और तैयारी करो, और अच्छे बनो, और अच्छी तरह से मेहनत करके सामने आओ। ठीक है सर? Thank you. डॉक्टर एलिया से आपने मुश्किल सवाल पूछे हैं, ये वाली डॉक्टर साहब से आपने आसान पूछे हैं। अब जब एग्जामिनर ऐसे करे तो हम क्या करें सर? इससे भी सवाल आसान नहीं पूछे, लेकिन बात फिर वो ये सवाल आता हो जवाब तो आसान है, ना आता हो तो मुश्किल है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है। हाँ, एरिया से सारे साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड सवाल पूछे थे जो आमतौर पे नहीं पूछे जाते, लेकिन आने तो चाहिए ना। और इनसे सवाल पूछे थे वो क्योंकि साइकोफार्माकोलॉजी से रिलेटेड थे, वो ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम उसके लिए तैयार होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यू शुड स्टडी those psychotherapies which are important from the examination point of view, जिसमें CBT है, behavioral activation है, IPT है। ये 3 थेरेपीज आपको आनी चाहिए। बैकग्राउंड, कितने सेशंस होते हैं, कितनी देर स्पेंड की जाती है, क्या बेसिक फिलॉसफी है, आउटकम मेजर्स क्या क्या हैं, रिसर्च पेपर कितना जस्टिफाई करते हैं। और अगर आप एग्जाम में ये 3 थेरेपीज जो कि साइंटिफिकली बेस्ड थेरेपीज हैं, किसी भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में अप्लाई कर देंगे तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। राइट? सो अगले सैटरडे अगर एलिया दोबारा से तैयार हुई तो हम एक केस और कर लेंगे। क्यों एलिया, कर लोगी? नेक्स्ट टाइम गुस्सा तो नहीं करो? बिल्कुल। अच्छा चलो, इंशाल्लाह बेनजीर कोऑर्डिनेट कर लेना। अगर अगले सैटरडे तक रिजल्ट नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, फिर हम अगले सैटरडे को दोबारा कर। ओके, थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन। 2 लोग रह गए हैं, वो अगली दफा वो दोनों कर लेंगे। जी ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।